सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। देखिए, धीरे धीरे करके हम लोग फिजिक्स के सारे टॉपिक को यूं ही कंप्लीट कर लेंगे और विथ न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका न्यूमेरिकल हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्क, एनर्जी एंड पावर। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क के बारे में। वर्क यानी कि कार्य, ठीक है। जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है यानी कि बल लगाया जाता है, तो फोर्स लगाने से उस वस्तु में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि कुछ विस्थापन होता है। फोर्स लगाने पर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है। तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके गुणनफल को वर्क कहते हैं, यानी कि वर्क बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर होता है उसका दो तरह से प्रोडक्ट निकाला जाता है, गुणनफल। वेक्टर का दो गुणनफल निकाला जाता है। देखिए, कोई भी दो वेक्टर है ए और बी का गुणनफल दो तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए, पहला वाला जो है इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, जब किसी का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर का, ए और बी का, इसका वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर होता है। ये यूनिट वेक्टर दर्शाता है कि ये पूरा जो वेक्टर है वो एक वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है। जबकि ए डॉट बी का वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसीलिए आपको याद रखना है, जब भी ए क्रॉस बी हो तो इसको याद रखना है, क्या हो जाएगा इसका बताइए, ए बी साइन थीटा। और जब भी ए डॉट बी हो तो इसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक रिजल्टेंट हम लोग को उसका क्या देगा, वेक्टर देगा। जबकि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट हम लोग को एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो वर्क जो है, वर्क वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग बताए थे कि ए डॉट बी क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, इसलिए एफ डॉट डी क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, उस दोनों के बीच का एंगल होता है। मान लीजिए कि एफ है इधर लग रहा है और डी इधर लग रहा है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे वर्क का फार्मूला क्या आ गया, एफ डी कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। वही अगर पावर का बात कर ले, पावर क्या होता है, वर्क बटा टाइम, यही होता है पावर। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, एफ डॉट डी बाई टी, ठीक है। यानी कि एफ डॉट डी बाई टी, टी अगर इस डिस्प्लेसमेंट में लग जाएगा तो इसको वेलोसिटी बोलेंगे, एफ डॉट भी। यही है, यानी कि पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एफ भी कॉस थीटा। जो वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी, वही पावर का फार्मूला है एफ डॉट वी, और पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसको कि कब कब हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है, कब शून्य हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है थीटा पर डिपेंड करता है कि वो कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, और कब शून्य होगा। शून्य भी थीटा पर डिपेंड करता है, और शून्य जो है एफ और डी दोनों पर डिपेंड करता है। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मान लीजिए कि ये डी जीरो हो गया, तो हमारा क्या होगा, वर्क जीरो हो जाएगा। एफ डी और कॉस थीटा, इस तीनों में से कोई भी जीरो हो गया तो पूरा वर्क जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स ही नहीं लगाए हैं तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अगर फोर्स लगाया है, मान लीजिए दीवार पे धक्का दिए हैं लेकिन दीवार मूव ही नहीं किया, दीवार का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर डी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी डी जीरो हो, मान लीजिए दीवार में धक्का लगा है या कोई बड़ा ट्रक में धक्का लगा है, ट्रक मूव ही नहीं किया, तो जब कोई चीज़ मूव ही नहीं करता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। उस कंडीशन में आपका वर्क डन जीरो होगा, यानी कि जब विस्थापन शून्य होगा तो वर्क डन जीरो होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब यही थीटा एफ और डी के बीच का एंगल, एफ और डी के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है। जब थीटा 90 डिग्री हो तो हमारा वर्क भी जीरो हो जाएगा। यानी कि जब बल और विस्थापन लंबवत हो
तब भी हमारा वर्क डन 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कर लीजिए। थीटा 90 डिग्री होने पे वर्क 0 हो जाता है। इसका एग्जांपल पढ़ेंगे आगे। जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो, थीटा क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो, तो वर्क हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। वर्क हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। और जब थीटा 90 से 180 के बीच में हो, तो वर्क हमारा क्या होता है, नेगेटिव। वर्क हमारा क्या होता है, नेगेटिव। थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होता है तो वर्क हमारा मैक्सिमम होता है FD, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। थीटा 0 डिग्री रख देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। वही थीटा 180 डिग्री रख देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है -1। इसीलिए वो वर्क का मिनिमम वैल्यू होता है, यानी कि जब थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क हमारा मिनिमम होगा -FD। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, थीटा 0 पर। वर्क का वैल्यू मिनिमम कब होगा, थीटा 180 पर। मिनिमम वर्क कब होगा, जब आपका घर्षण बल हो। घर्षण बल या विस्कस फोर्स या डैम्पिंग फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज, जैसे कोई गाड़ी चल रहा है उसमें हम लोग एक्सेलेरेटर लेना बंद कर दिए, गाड़ी धीरे 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 अपने आप रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स लगता है, ज़मीन उस गाड़ी पर एक फोर्स लगाती है, जिसे घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करेगा वो गाड़ी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, गाड़ी को रोकने का कोशिश करेगा। फोर्स लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, ठीक है। फोर्स अपोजिट लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। वहाँ पर जो वर्क होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक। आगे हम लोग आते हैं। कार्य जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, FD cos थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए वर्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अदिश राशि हम लोग बोल सकते हैं। आगे आते हैं अगला। अब देखिए इसका यूनिट देख लेते हैं। देखिए कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल होता है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग गुना कर दें तो उससे हम लोग को वर्क का फॉर्मूला आ जाता है। तो अब देखिए MKS सिस्टम, सबसे पहले MKS सिस्टम का बात करते हैं, या ये SI सिस्टम भी इसी को बोल देंगे। SI सिस्टम में भी वही होता है। तो SI सिस्टम में ये MKS सिस्टम बोलिए या इसको SI सिस्टम बोलिए, SI यूनिट, SI सिस्टम। SI सिस्टम में बल का यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट होता है मीटर। तो कार्य का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। यानी कि SI सिस्टम में कार्य का यूनिट क्या हो गया, जूल। तो ये आपको जूल याद रख लेना है, आपको जूल याद रख लेना है। आगे बात करते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में बल का यूनिट होता है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये किसको नहीं पता, ये सबको पता है। और 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ पर हो गया 10⁵, यहाँ हो गया 10⁻², और यहाँ पर हो जाता है यूनिट अर्ग। तो यानी कि 5/2 कितना हो गया, 7, 10⁷ अर्ग, यानी कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग हो जाता है, ठीक है। अब कुछ यूनिट और है FPS सिस्टम में। देखिए इसका यूनिट क्या है, FPS सिस्टम में बल का यूनिट है पाउंडल, और विस्थापन का यूनिट है फुट। तो इस दोनों को मिला देंगे, जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा फुट पाउंडल। तो कार्य का यूनिट FPS सिस्टम में फुट पाउंडल हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब समझिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये तो पढ़ चुके हैं। और 1 कैलोरी, जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी या जूल में मापा जाता है, कैलोरी या जूल में मापा जाता है। इसको याद रखिएगा, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल, या कहीं कहीं इसको शॉर्टकट में 4.2 जूल, न्यूमेरिकल्स वगैरह में सॉल्व करने के लिए 4.2 जूल भी इसको लिखा जाता है। और वही इसका उल्टा कर देंगे, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी हो जाएगा, तो 1/4.2 कैलोरी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.24 कैलोरी आता है, 0.24 कैलोरी आता है। ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है, ये वर्क का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा। एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट है। ऊर्जा हम लोग किस में लेते हैं, कैलोरी में लेते हैं। आगे बात करते हैं, एक यूनिट और होता है एनर्जी का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जो एनर्जी रखता हो, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल, ठीक है। अब समझिएगा इसका यूनिट समझ लेते हैं।
जूल का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है वर्क का, ये यूनिट है वर्क का। और अगर वीमा देखें, डायमेंशन का बात करें तो केजी का हो जाएगा एम मास, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा टाइम -2। तो ये यूनिट वीमा हो गया, डायमेंशन हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं वर्क का। जैसे देखिए, यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का लगाता है, दीवार को धक्का लगाएगा तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। विस्थापन वहाँ पे 0 होगा, यानी कि वो उसका एक असफल प्रयास है। दीवार को वो धक्का लगाता है लेकिन लगा नहीं पाता है, तो विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 होने की वजह से किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है और फिर वापस उतर जाता है, यानी कि मान लीजिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ऊपर चढ़ा, फिर वापस ए पर आ गया, यानी कि उसका विस्थापन तो 0 हो गया। तो सीढ़ी से चढ़ा ऊपर और वापस वो उतर जाता है नीचे, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण कार्य भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझिए कार्य कहाँ कहाँ 0 होता है वो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। वृत्तीय पथ में, सर्कुलर पाथ में किया गया कार्य 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल में देखिए वृत्तीय पथ में किया गया कार्य 0 होने का कार्य रीजन क्या है? 2 रीजन है। इसका क्या है? 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि जो इसमें 2 फोर्स काम करता है। एक तो काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्री बल जो सेंटर की तरफ लगता है, और एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपसारी बल। और ये बल जो है सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? इस दोनों बल का जो मान है वो बराबर होगा और अपोजिट होगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है और सेंटर के बाहर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स बराबर है। तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों जब बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो परिणामी बल जो है वो 0 हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं W = FD cos थीटा, तो F 0 हो गया तो वर्क हमारा 0 हो गया, वर्क ही हमारा 0 हो गया। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि F फोर्स जो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो लग रहा है, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W = FD cos थीटा, और cos थीटा यानी कि cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, इसकी वजह से पूरा वर्क ही 0 हो जाएगा। यानी कि F और D के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए वहाँ पर वर्क 0 हो जाता है। यानी कि जब भी हम लोग सर्कुलर पाथ में कोई मोशन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग का किया गया कार्य 0 होगा, ठीक है। और उसका रीजन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दोनों का वैल्यू समान होता है और दिशा विपरीत होता है न्यूटन थर्ड लॉ से। ये थर्ड लॉ बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है ये बात। इसीलिए इसके कारण F नेट 0 हो जाता है, और F नेट 0 होने की वजह से वहाँ पर वर्क डन 0 हो जाता है। और वही अगर A से B गया ऐसे हाफ से, ये पूरा सर्कल में नहीं है, ये सेमी सर्कल में है, तो भी तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्स अपोजिट होगा, ठीक है। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि कोई व्यक्ति 50 kg का सामान उठाकर कुछ दूरी तक चलता है, 50 kg का सामान उठाकर कुछ दूरी तक चलता है, तो उसमें वहाँ पर भी किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? देखिए समझिएगा, ये है आदमी पर जो फोर्स लगता है वो उसका वेट नीचे लगता है, वेट = mg, W = mg, वेट उसका नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर इस साइड में मूव कर रहा है। तो देखिए वेट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब भी एंगल 90 डिग्री होगा वर्क डन 0 होगा। W का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला FD cos थीटा, यानी कि cos थीटा बोले cos 90 डाल देंगे 0, यानी कि वर्क हमारा हो गया 0, ठीक है। इसीलिए कभी भी कोई आदमी अपने माथा पे कोई कूली, एक क्वेश्चन पूछता है, कूली जो है कोई सामान को माथा पर लेकर कुछ दूर तक चलता है, तो वहाँ पर वर्क डन कितना होगा? तो वो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा था, आदमी क्या गलती कर दिया था? क्वेश्चन पूछा था कूली जो है कोई ज़मीन से कोई सामान जो है 50 kg का सामान वो 2 मीटर ऊपर तक उठाता है, 2 मीटर ऊपर तक उठाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वर्क डन कितना होगा? तो यहाँ पर 0 मत मार दीजिएगा, कूली जो है सामान को ऊपर उठा रहा है, ठीक है, कूली सामान को ऊपर उठा, यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगा। और यहाँ वर्क कितना हो जाएगा? m है 50, g है 10 और h हो गया 2, तो 50 × 10 100 × 2 1000 जूल यहाँ पर वर्क डन होगा। समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कूली जो है सामान को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसमें सामान को ऊपर उठाने की बात नहीं की है, सामान को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वेट लग रहा है नीचे और आदमी बढ़ रहा है आगे, एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे वर्क हो जाएगा 0। लेकिन
उस क्वेश्चन में क्या था, कुली जो है सामान को ऊपर उठाया 2 मीटर तक, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा mgh। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। इसीलिए बहुत लड़का लोग इस क्वेश्चन में जो ग्रुप डी में या फिर एंटी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर गलती कर दिया था, ये गलती नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है 3 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, 3 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में 2 कूलम आवेश को 10 कूलम के अन्य आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य बताएं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना है, ये वृत्तीय पथ है। हाँ, आपको पकड़ लेना कि ये वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ है। तो वृत्तीय पथ है तो वहाँ पे वर्क डन 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा आंसर 3 पे मार देना है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। जब भी आपका सर्कुलर पाथ में मोशन होगा, कितनों काम कर लीजिए, वहाँ वर्क डन आपका 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 केजी की वस्तु द्वारा विराम से गति प्रारंभ करके 80 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया जाता है, तो 1200 मीटर की दूरी तय करने में किया गया कार्य क्या होगा? और समय दे दिया है आपका 20 सेकंड। समझिएगा, ये जैसे हम लोग वहाँ पे फोर्स निकालते थे वैसे ही यहाँ पे वर्क निकालेंगे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क हो जाएगा। जब भी आपका एंगल थीटा का बात नहीं किया, जैसे वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, W = FD cos थीटा, W = FD cos थीटा। जब भी आपको एंगल का बात नहीं किया है, एंगल को हम लोग को 0 डिग्री लेना है, तो cos थीटा का वैल्यू 1 लेना है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बस cos थीटा वीटा का टेंशन खत्म हो जाता है वहाँ पे। इसीलिए आपको याद रखना, जब भी थीटा का जिक्र किया ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे थीटा को ऑटोमेटिक 0 डिग्री ले लेना है, और वर्क का फॉर्मूला सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेना है। cos थीटा का टर्म वहाँ पे नहीं आएगा। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा का जिक्र नहीं किया है, समझ लेना थीटा 0 डिग्री है। अब समझिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मास दे दिया है 50 kg, मास 50 kg, और विराम से प्रारंभ कर रहा है, तो u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, v हो गया आपका 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया है बताइए? डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया है 1200 मीटर, और टाइम कितना दे दिया 20 सेकेंड, टाइम दे दिया 20 सेकेंड। अब समझिएगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग को आगे बढ़ना है। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मास m, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? v - u/t इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग को आगे बढ़ जाना है। यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस इसी में आगे बढ़ना है। मास कितना है देखिए, यहाँ सब चीज़ आपको लिखा हुआ है, सब डाल दीजिए। मास है आपका 50, v - u यानी कि 80 - 0 बटा t, टाइम कितना है 20, इंटू d कितना है डिस्प्लेसमेंट 1200, यानी कि इतना हो गया आपका जूल। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट गया, और 2 से आपका ये 600 बार में कट गया, तो टोटल कितना हो गया बताइए? 8 में 4 4 24,000, 24 पे 1 2 3 4 गो जूल, 24 पे 4 गो है ना, 4 गो जूल। ठीक है, अगर इसको किलो जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो 3 0 हट जाएगा, तो 240 किलो जूल। ये हमारा 240 किलो जूल हो गया आंसर। और 240 किलो जूल कौन है? ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन है, मार दीजिए। तो ये तरीका है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वर्क पढ़ लिया, अब एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी, ऊर्जा। देखिए, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं उसको कार्य करने के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए, क्षमता चाहिए, वो क्षमता ही है ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा और कार्य में अंतर यहाँ पे समझना, स्पष्ट कर लीजिए, एकदम अंतर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट जूल है। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर उसका भी था, इसका भी है। डायमेंशन वीमा भी दोनों का सेम है। वीमा यानी कि डायमेंशन भी दोनों का सेम है। लेकिन समझिएगा, कार्य जो है वो विजिबल है, वो दिखता है। आप कोई भी काम कीजिएगा तो वो दिखेगा, लेकिन एनर्जी आपके शरीर के अंदर है, वो दिखेगा नहीं, इनविजिबल है, अदृश्य है। देखिएगा, कोई पतला सा आदमी है, वो मोटा आदमी को पटक देता है, मोटा आदमी को या स्ट्रॉन्ग आदमी को पटक देता है। क्यों? उसके अंदर का एनर्जी क्या है वो आदमी नहीं जान पाता है।
इसीलिए बोलता है ना, मोटा देख के हटना नहीं, पतला देख के सटना नहीं, है ना, वही वाला कहावत है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी जो है इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। एनर्जी जो है वो कार्य करने की क्षमता है। कुछ लोग बहुत मतलब शरीर उनका बलवान रहता है, लेकिन कार्य करने के समय में वो पीछे हट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की एनर्जी इनविजिबल है, दिखती नहीं है। पतला दुबला आदमी बहुत ज़्यादा काम 24 घंटा काम कर लेता है। आगे आते हैं, एनर्जी के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले तो दो टाइप का एनर्जी समझिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस दोनों को मिला के बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि आपसे अगर पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। आप समझिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु में अगर गति है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। वो अगर मूव कर रहा है, गति है भी है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये पिछला वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m, p²/2m। और ये इन रिलेशन से हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि मास कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी अगर नेगेटिव हुआ भी तो उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिला दिए तो पॉजिटिव। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु को में उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन के कारण उपस्थित ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी कि अगर उसका पोजीशन कैसा है तो वो उसका ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ है, उसको h हाइट, ज़मीन से h हाइट ऊपर ले गए तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, mgh आ जाएगा। m है वस्तु का मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और h क्या है, h है ऊंचाई या गहराई। अगर ज़मीन के ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और ज़मीन के अगर नीचे ज़मीन के अंदर गड्ढा में ले जाते हैं तो एनर्जी नेगेटिव होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। ज़मीन पर रख दिए तो जीरो हो गया, h जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो। जैसे मान लीजिए ये है आपका ऐसे लगा हुआ स्प्रिंग, ऐसे लगा होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में कोई ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्लॉक को अगर हम लोग इधर खींचते हैं F फोर्स से, तो ये F फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स क्रिएट करता है, -kx। x क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, यहाँ था, फोर्स लगाया तो वो खिंचा के यहाँ आ गया। इस पर F फोर्स लगाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होता है स्प्रिंग फोर्स, उसको बोलते हैं F बराबर -ks। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स -kx। और इसी फोर्स की वजह से एक एनर्जी आता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी, वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है ½ kx²। वो x डिस्प्लेसमेंट जो हुआ स्प्रिंग में फोर्स लगाने के कारण स्प्रिंग जितना दूर आगे बढ़ा उसको बोलते हैं स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। उसी विस्थापन के कारण स्प्रिंग में एक एनर्जी आता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वापस पीछे खींचा जाएगा। मान लीजिए स्प्रिंग को हम लोग खींच दिए हैं इधर F फोर्स से, जैसे F फोर्स हटाएंगे, छोड़ेंगे, वो स्प्रिंग पीछे भागेगा एकदम स्पीड में, तेज़ी से रिकॉइल करेगा। तो क्यों रिकॉइल करता है, क्योंकि स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जो स्प्रिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोग चाबी देते हैं, घड़ी वाला जो रहता है ना, घड़ी का चाबी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, वो स्प्रिंग ही रहता है, उसमें वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आपका क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या क्या होता है। वो देखिए यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये देख लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई या गहराई में रखी हुई वस्तु पर पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पे कोई आम है, ठीक है, तो वो ऊंचाई पर है। अगर आम टूटता है तो ज़मीन पे गिरेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसका जो है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो आम नीचे आ जाता है, ज़मीन पे आ जाता है। और एक्चुअली उसका सबसे बड़ा रीज़न है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर G नहीं हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। जैसे W का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। G ही जीरो हो जाए तो एनर्जी भी आपका, पोटेंशियल एनर्जी भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाप से खींचा हुआ धनुष, जैसे मान लीजिए कोई धनुष है, ठीक है, इसको हम लोग खींच दिए पीछे,
इसको हम लोग पकड़ के पीछे खींच दिए तो धनुष में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको छोड़ेंगे तो तीर हमारा आगे चला जाएगा। तीर आगे जाने का रीज़न क्या है कि धनुष में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वही पोटेंशियल एनर्जी तीर को आगे फेंक रहा है। दबाई गई या खींची गई स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग को हम लोग दबा देते हैं या खींच देते हैं तो उसमें भी एनर्जी जो स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आगे चाबी भरा हुआ खिलौना या अलार्म घड़ी, इसमें भी आपका बताए थे, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। और डैम में जो पानी रहता है, देखिए डैम ऐसे रहता है, ठीक है, डैम ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर आपका पानी जमा हुआ है, ऐसे यहाँ पे गेट खुलता है तो पानी यहाँ से निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो डैम में जो पानी स्टोर होता है वो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी के कारण स्टोर होता है। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल देखिए, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे मूव करता हुआ व्यक्ति या वस्तु, कोई आदमी मूव कर रहा है, वस्तु मूव कर रहा है, कोई बॉल मूव कर रहा है, कोई फुटबॉल मूव कर रहा है। बॉल आपका तेज़ी से आके गाल पे लगेगा तो आपको चोट लगेगा, बिल्कुल चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि उस बॉल में काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से ही आपको चोट लगता है। आकाश में उड़ता हुआ पक्षी या गतिशील वस्तु, कोई चीज़ अगर आकाश में उड़ रहा है तो याद रखिएगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। क्यों? क्योंकि आकाश में उड़ रहा है, कुछ ऊंचाई भी तो है, तो ऊंचाई में अगर कोई चीज़ है रखा हुआ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। और चूंकि वो गति में उड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि आकाश में अगर उड़ता हुआ पक्षी है या कोई गतिशील वस्तु है उसमें दोनों एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, इसको लिख देते हैं, इसमें इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, दोनों होगा। आगे बात करते हैं, चलती बस में बैठा व्यक्ति। चलती बस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो बस के साथ साथ व्यक्ति भी तो मूव कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, मूवमेंट की वजह से। फेंका हुआ पत्थर, कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो v वेलोसिटी से जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv²। आगे बात करते हैं, बहता हुआ पानी, कोई पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी में भी आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखिए अगला जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट नेट वर्क डन ऑन फोर्स बाय फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कुल किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पर था, ए जगह पर था, फिर वो वस्तु बी जगह पर पहुँच गया। जैसे ए जगह पर कोई वस्तु रखा हुआ था, पॉइंट ए पर कोई वस्तु रखा हुआ था, उसमें एफ फोर्स लगाएं तो वो वस्तु बी जगह पर पहुँच गया। ठीक है, एफ जो पहला जो पॉइंट है वहाँ पर किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी था 20 जूल और दूसरा जगह पर है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल। तो हम लोग का वर्क कितना हो जाएगा? वर्क जो होगा वो हो जाएगा इसका अंतर, 40 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा? 20 जूल। और समझते हैं एग्जांपल, अगर किसी वस्तु को एक जगह ए से बी ले गए, ए में काइनेटिक एनर्जी था 40 जूल, बी में काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल, तो वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा? वर्क -20 जूल, -20 जूल। और वर्क नेगेटिव क्यों होता है? हम बताए थे, जो मोशन को अपोज करता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, इसके कारण हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, वर्क पॉजिटिव होगा अगर गति बढ़ाया जाए या फिर उसमें कोई वर्क किया जाए। अगर वर्क नेगेटिव हो रहा है यानी कि पक्का वहाँ पे कोई डैम्पिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या गति उसका रुक रहा है, गति धीमा हो रहा है। ये भी आपको कंसेप्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यही इसका रीज़न है। मैकेनिकल एनर्जी हम आपको बता दिए थे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसमें एक थ्योरम है, इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो, जैसे कि हीट एनर्जी ना निकला, लाइट एनर्जी नहीं निकला, साउंड एनर्जी नहीं निकला, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब किसी भी फॉर्म में, हीट, साउंड, लाइट, इस सब के फॉर्म में अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, वो संरक्षित रहता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, यानी कि अगर ध्वनि, उष्मा, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का क्षय ना हुआ हो तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। मान लीजिए इसमें टोटल 100 जूल का एनर्जी है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल, काइनेटिक एनर्जी 40 जूल। अगर वो पत्थर नीचे गिरा, ज़मीन के नीचे गिर रहा है, कोई पत्थर है ज़मीन से ऊपर से नीचे गिरा, उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी 60 और 40 है। अगर वो पत्थर नीचे गिरेगा तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होकर 15 हो जाएगा। 60 से मान लीजिए कम होकर 15 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा 85। और कितना बढ़ेगा कि इस दोनों का सम अगर जोड़िएगा तो हमेशा 100 ही आएगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा 100 आएगा, भले पोटेंशियल एनर्जी घटे या काइनेटिक एनर्जी बढ़े। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया जाए, 60 से 70 कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी 40 से 30 हो जाएगा। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है। यानी कि यदि किसी बॉल को कुछ हाइट से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी घटता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। लेकिन दोनों का सम,
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, वो समान रहता है, वो वही रहेगा, 100 जूल ही रहेगा। यानी कि ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है। जैसे देखिए 60 से ये 70 में कितना घटा, 10 घटा, तो ये देखिए 40 से 30 सॉरी 60 से 70 में ये 10 बढ़ा, प्लस 10 है, तो ये 40 से 30 में माइनस 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंतर। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको समझते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को हमेशा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसीलिए ऊर्जा का रूपांतरण से काफ़ी प्रश्न पूछता है। इसको VVI समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, हर एग्जाम में से BPSC का तो ये समझिए फेवरेट क्वेश्चन है, BPSC या बिहार एग्जाम के लिए तो आपको इसको धो चाट के पी लेना है। एकदम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछे, बिहार के एग्ज़ाम में तो ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। जैसे विद्युत हीटर में कौन एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, रूपांतरित होता है, तो विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होता है उष्मा ऊर्जा में, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश ऊर्जा भी उससे निकलता है। विद्युत बल्ब का बात करें तो विद्युत बल्ब में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो लाइट देता है, तो विद्युत ऊर्जा किस में चेंज होता है, प्रकाश ऊर्जा में। और थोड़ा सा उसमें विद्युत देखिए बल्ब थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ थोड़ा सा उसमें उष्मा ऊर्जा भी होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे आते हैं, विद्युत प्रेस या केतली का बात करते हैं, जो आयरन बोलते हैं, विद्युत प्रेस का बात करते हैं जिसको आयरन बोलते हैं। ठीक है, आयरन में आपको क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलता है। और केतली जो इलेक्ट्रिक कैटल होता है, इलेक्ट्रिक कैटल में क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक रड जिससे पानी गर्म करते हैं, उसमें भी विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हम लोग घर में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का काम क्या है कि अगर मान लीजिए घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका जा रहा है, तो वो खुद जल जाएगा और घर के जितने भी एप्लियंसेज है, जितने भी उपकरण है, उसको बचा लेगा। यही काम है फ्यूज का, यानी कि फ्यूज का काम है जलना, तो वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, डायनेमो को ही बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, जनरेटर जो घर में लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, क्या करता है, हम लोग जनरेटर में टरबाइन को घुमाते हैं जोर जोर से, वो जो गोल गोल घुमाते हैं, घुमाने से क्या होता है, वो तेज़ी से घूमने लगता है, डीजल से चलता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर। ठीक है, विद्युत मोटर का बात करें तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि देखिएगा हम मोटर ऐसे करेंगे, लाइन में जोड़ेंगे, जैसे ही मोटर घूमने लगेगा तो वो मोटर से पानी आपका खिंचाएगा ऊपर, या फिर बहुत सारा मोटर से पंखा चलता है, मोटर ही सब चीज़ में जो भी घूमता है गोल गोल वो मोटर लगा हुआ है उसमें। तो यार मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आगे बात करें, लाउड स्पीकर का बात करें, लाउड स्पीकर क्या करता है, फ़ोन से हम लोग को गाना सुनाता है। ठीक है, यानी कि फ़ोन में कौन सा एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, देखिएगा मोबाइल में एक नीचे में माइक्रोफोन लगाता है, मोबाइल में 2 को छेदा होगा, देखिएगा एक होता है ऊपर में, एक नीचे में, नीचे वाला छेदा को बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, और ऊपर वाला छेदा हो गया लाउड स्पीकर। ठीक है, जिससे आपको कान में आवाज़ सुनाई देता है, आवाज़, वो हो गया लाउड स्पीकर। और जिससे आप बोलते हैं तो फ़ोन में जो आवाज़ जाता है, फ़ोन में आप साउंड भेज रहे हैं तो वो माइक्रोफोन से भेजेंगे, यानी कि साउंड जो भेजेंगे, यानी कि साउंड एनर्जी भेजिएगा वो मोबाइल में चला जाएगा विद्युत एनर्जी में। तो माइक्रोफोन का काम है साउंड एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन लाउड स्पीकर क्या करेगा, फ़ोन में जो विद्युत एनर्जी है उसको आपको कान में सुनाई देगा, वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखिए, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। मोमबत्ती का काम करें, मोमबत्ती खुद जल जाता है, तो मोमबत्ती जलेगा तो उसमें अपना एनर्जी होता है रासायनिक ऊर्जा, मोमबत्ती हो गया, बैटरी हो गया, इस सब में केमिकल एनर्जी होता है, तो वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, एक तो लाइट देगा, एक उष्मा भी देगा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। प्रकाश संश्लेषण का बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट जो लेता है आसमान से, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो केमिकल एनर्जी को वो खाने में यूज करेगा। ठीक है, अब पाचन, डाइजेशन जो होता है, पाचन या डाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो इस केमिकल एनर्जी को लेगा। पहले फोटोसिंथेसिस होगा जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, फिर ये रासायनिक ऊर्जा जो है वो शारीरिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, तो वो उसको बोलते हैं पाचन बोलते हैं। सोलर सेल का बात करें
सौर सेल, तो ये क्या करता है, आसमान से लाइट लेता है सूर्य से, तो प्रकाश ऊर्जा लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक सेल बात करें, इलेक्ट्रिक सेल दो तरीके का होता है, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी अगर बात करें इलेक्ट्रिक सेल का, तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और सेकेंडरी सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसको समझते हैं क्यों। प्राइमरी सेल जो है वो चार्ज नहीं हो सकता है, उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉट रिचार्जेबल। यानी कि एक बार जैसे हम लोग टीवी का रिमोट में जो बैटरी लगाते हैं, ख़त्म हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक, उसका अगर बैटरी खत्म हो जाता है तो फिर से उसको चार्ज में लगा देते हैं, या मोबाइल का बैटरी है उसको फिर से चार्ज में लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे, तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगा, रासायनिक ऊर्जा में। तो वो बैटरी उसका चार्ज हो गया, अब फिर उसका बैटरी से वो क्या होगा, चलेगा, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, तो वो बाइक चलने लगेगा। तो ये है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल लिथियम आयन बैटरी होता है, इसमें लिथियम आयन बैटरी से बनता है, ठीक है, और ये रिचार्जेबल है, फिर से इसको चार्ज किया जा सकता है, रिचार्जेबल है। कोयला का बात करें तो कोयला क्या करता है, कोयला केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कोयला में क्या होता है, कोयला मान लीजिए, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कोयला से अगर हम लोग बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो ये करेगा या तो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है या तो थर्मल एनर्जी भी हो सकता है। कोयला को अगर जला दिए, कोयला को अगर हम लोग जला दिए घर में तो थर्मल एनर्जी हो जाएगा, लेकिन कोयला से बिजली उत्पन्न कर दिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिकल ऑप्शन मारना है कि थर्मल, वो जैसा ऑप्शन रहे वैसा मारना है। तो अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर मान लीजिए यूरेनियम या फिर थोरियम या बहुत सारा चीज़ का यूज होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम, पोलोनियम जो भी यूज हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका मास एनर्जी को यूज करता है, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा को, मास एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, या तो वो हीट एनर्जी में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर। अगला हमारा टॉपिक बचा हुआ है पावर। पावर यानी कि शक्ति। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कि पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम, और वर्क बटा टाइम जैसे कि मान लीजिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि फोर्स डॉट वेलोसिटी, यानी कि पावर जो है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ भी कॉस थीटा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और समझिएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट वो स्केलर होता है, तो इसीलिए पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। पावर जो है वो एक अदिश राशि है। और बात करें यूनिट क्या है इसका, वाट या इसी जूल सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, क्योंकि एक टाइम नीचे आ गया ना एक्स्ट्रा, तो पर सेकेंड स्क्वायर तक था किस में, ये एनर्जी में था, एनर्जी में। तो एक पावर में क्या होगा, एक टाइम नीचे में बढ़ जाएगा, टाइम नीचे में बढ़ जाएगा, तो यानी कि -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर वीमा का बात करें, डायमेंशन वीमा, पावर का वीमा का बात करें तो वीमा होता है mL2T-3। और एक पावर का एक एनर्जी और होता है, जैसे एक तो वाट हो गया एनर्जी, इसका वाट, ठीक है, या जूल सेकंड जो बोलिए। एक इसका यूनिट होता है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बार बार एग्जाम में पूछता है, एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट, और यही एग्जाम में आपसे पूछता है। ये ब्रिटिश माप पद्धति में 746 वाट होता है, लेकिन मीट्रिक पद्धति में ये 735.5 वाट होता है, 735.5 वाट। ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है ब्रिटिश वाला 746 वाट, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होगा, 746 वाट, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, एक अलग यूनिट है, जैसे हम लोग का घर का जो बिजली उठता है, बिजली का यूनिट क्या होता है, बिजली में जो पावर का होता है, शक्ति, उसका यूनिट होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल एग्जाम में पूछेगा, या इसको कभी कहीं ऐसा लिख देगा 36 × 10⁵ जूल। घबराना नहीं है, दोनों में जो ऑप्शन में रहे वो मार देना है, ठीक है। यही आपको याद रखना है एग्जाम में। आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 10⁻6 है कि 5 है। अगर 3.6 लिखा हुआ है तो 10⁻6 होगा, अगर 36 लिखा हुआ है तो 10⁵ होगा। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दे सकता है। आगे अब हम लोग का बात करते हैं, अब हम लोग का लास्ट पोर्शन क्या बचा हुआ है, न्यूमेरिकल्स। बाकी वर्क पावर एनर्जी इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना तथा वेग को 2 गुना कर दिया जाता है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, समझिए।
गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, गति को क्या कर रहा है? द्रव्यमान को 3 गुना, यानी कि द्रव्यमान को 3 गुना कर रहा है, और वेग को कितना गुना कर रहा है? 2 गुना। तो वेग 2 गुना 2 बढ़ेगा ना, क्यों? अगर मान लीजिए ये 2 है तो उसका स्क्वायर ना होगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, और टोटल गुना कर देंगे तो 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 गुना। आंसर हो जाएगा हमारा 12 गुना। कि बताइए टफ था क्या? एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए वेग को कितना गुना किया जाए कि गतिज ऊर्जा 1/9 हो जाए? समझिए। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 एम वी स्क्वायर। द्रव्यमान को स्थिर रखा है, यानी कि द्रव्यमान चेंज नहीं कर रहा है, द्रव्यमान चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि वही एम है तो एम ही है। वेग को क्या किया है? कितना गुना करेगा कि ये आपका 1/9 हो जाए? इसको 1/9 करने के लिए वेग को 1/3 करना होगा, तब ना 1/3 गुने 1/3 1/9 होगा। ठीक है, तो वेग को 1/3 करना होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 सी, ये हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं अगला। कोई वाहन जिसका द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है, एवं वेग 20 मीटर पर सेकंड है, इसे रोकने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, यह कितनी दूरी पर जाके रुकेगा? यहाँ पे हम आपको एक थ्योरम बताए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, क्योंकि वस्तु पहले रुका हुआ था, विरामावस्था से स्टार्ट किया है। कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था से स्टार्ट करेगा तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो बल इंटू विस्थापन, तो बल कितना लग रहा है बताइए? बल लग रहा है 20, और विस्थापन कितना हो रहा है? ये तो पूछ रहा है क्वेश्चन, विस्थापन आपका पूछ रहा है, इक्वल टू हाफ इंटू एम। मास कितना है? 100, और वेग कितना है? 20 गुने 20, तो 2 से कट जाएगा ये 50 बार में। अब 20 से ये 20 कट गया, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया? विस्थापन इक्वल टू 50 इंटू 20, यानी कि 1000 मीटर। और ये 1000 मीटर हमारा कौन आंसर हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। एक व्यक्ति 50 kg का भार को उठाकर 20 मीटर की ऊंचाई पर रख देता है, यानी कि हम बता दिए थे ये कितना दूर पर रख दिया, यहाँ से उठा के 20 मीटर पर रख दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो वर्क लगेगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? mgh, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कार्य किया। तो कार्य कितना हो जाएगा? मास है आपका 50 kg, जी हो गया आपका 10 और 20, इतना जूल हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? ये एनर्जी आपका हो जाएगा 10,000 जूल, 10,000 जूल, और ये आ जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, हम इसमें आपको कूली वाला एग्जांपल बताए थे। कूली अगर किसी सामान को उठा के ऊपर रख दिया तो वहाँ पे mgh फोर्स लगेगा, लेकिन वही अगर कूली किसी सामान को कुछ दूर उठाकर माथे पे ले जाता है, तो चूंकि उसका वेट लगता है नीचे और डिस्प्लेसमेंट होता है उधर, तो वहाँ पर वर्क हो जाएगा 0। याद रखिएगा, उठाकर सामान को आगे बढ़ रहा है वहाँ वर्क 0 होगा, लेकिन खाली उठाकर ऊपर में रख दिया तो वर्क क्या हो जाएगा? mgh। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया गया और द्रव्यमान 1/3 कर दिया गया, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। द्रव्यमान कितना कर दिया गया बताइए? द्रव्यमान 1/3 कर दिया गया, और वेग को कितना कर दिया गया? 3 गुना, तो 3 गुना 3, 3 से 3 कट गया, तो 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना, 3 गुना। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। अगला, 1 ग्राम तथा 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, इनके वेगों का अनुपात क्या होगा? समझिएगा, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, तो काइनेटिक एनर्जी पहला बराबर काइनेटिक एनर्जी दूसरा। ठीक है, दोनों वस्तु का काइनेटिक एनर्जी समान है, यानी कि पहला वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कट गया,
ठीक है। m1 कितना है बताइए, m1 कितना है, m1 है 1 ग्राम और m2 है 4 ग्राम। और समान गतिज ऊर्जा है, वेगों का अनुपात पूछ रहा है हम लोग से, क्या पूछ रहा है, v1 बट्टा v2 पूछ रहा है। तो v1 बाई v2 का होल स्क्वायर इससे निकल जाएगा। देखिए v2 को इधर ले आएंगे, m1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m2 बट्टा m1, m2 बट्टा m1। m2 कितना था बताइए, m2 था 4 ग्राम बट्टा ये हो जाएगा 1 ग्राम, तो 4 बट्टा 1 हुआ। तो v1 बट्टा v2 अगर हम लोग निकालेंगे तो वहाँ रूट लग जाएगा, रूट 4 बट्टा 1 यानी कि 2 बट्टा 1, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, वह वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण जो विश्व में वस्तु की स्थिति से स्वतंत्र है, तो ऐसा चीज़ है द्रव्यमान। आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए वेट का बात करते हैं, अगर आप पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर जो आपका वजन लग रहा है वो चंद्रमा के वजन का 6 गुना होगा, और चंद्रमा पर वजन है वो पृथ्वी के वजन का क्या होगा, 1/6 होगा। लेकिन वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है, भार बढ़ता है, भार घटता है चंद्रमा पर जाने पे, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं करता है। यानी कि वो वस्तु की स्थिति से स्वतंत्र है, कहीं भी चल जाइए पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा। आगे, वायु शक्ति, विंड पावर में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो घुमाया जाता है उसको, पवन चक्की जो घूमती है उसी से एनर्जी उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगला, 60 kg का कोई वस्तु है, ठीक है, 60 kg की वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 20 सेकंड में 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड में वो 120 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो चली गई दूरी और शक्ति हम लोग को ज्ञात करना है, हम लोग को दूरी और शक्ति ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है तो u0 हो गया, ठीक है, विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है तो u0 हो गया। अब 120 मीटर पर सेकंड v हो गया 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम हो गया आपका 20 सेकंड, ठीक है। तो आपको मास दे दिया है 60 kg, आपको निकालना है दूरी और ये। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, a बराबर क्या होता है, v माइनस u बटा e। तो a कितना हो जाएगा, 120 माइनस 0 बटा 20, a हमारा कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण आ गया हमारा इतना। अब समझिएगा हम लोग को क्या निकालना, दूरी निकालना, शक्ति निकालना है। दूरी निकाल लेते हैं। दूरी के लिए कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। और ये कितना हो गया, हाफ इंटू a तो हमारा 6 है, और टाइम हमारा कितना है 20 गुने 20, ठीक है। तो 2 से कट गया 3 बार में, तो दूरी हमारा कितना हो गया, 3 गुने 20 गुने 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 4 12, 1200 मीटर। तो 1200 मीटर हो गया हमारा दूरी। अब हम लोग क्या निकालना है, दूरी निकल के शक्ति निकालना है, शक्ति, ठीक है। तो शक्ति ना, पावर इक्वल टू वर्क बटा टाइम, यही होता है फार्मूला। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब फोर्स क्या होता है बताइए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। मास कितना दे दिया है 60, एक्सेलरेशन वो निकाले कितना 6, देखिए एक्सेलरेशन वो 6 निकाले हुए हैं, एक्सेलरेशन हो गया हमारा 6, और डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 1200 बटा टाइम हमारा कितना 20। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 60 बार में कट गया, कितना हो गया 21600 जूल। ये हमारा हो गया शक्ति, तो जूल नहीं वाट, पावर वाट में होगा ना, पावर होगा वाट में। ये हो गया हमारा शक्ति, यानी कि दूरी हमारा निकल गया 1200 और शक्ति निकल गया 21,600 वाट। अब समझिए अगला क्वेश्चन, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। संवेग निकालने बोल रहा है। मास दे दिया, देखिए मास दे दिया है 200 ग्राम, ठीक है। मास हमारा कितना दे दिया 200 ग्राम। अब इसको समझिएगा, 200 ग्राम को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.2 kg लिख सकते हैं, मास हो गया। अब समझिएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी दे दिया हमारा 10 जूल। तो हम लोग का P क्या होगा, संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा। समझिएगा फार्मूला हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² बटा 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² बटा 2m होता है। इसी फार्मूला पे आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा
पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो P हम लोग निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो इसी में हम लोग डाल देते हैं वैल्यू P इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एम हमारा कितना है 0.2 और K कितना है 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि P हमारा हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा कौन ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये तरीका है बनाने का। आगे आता है अगला क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, देखिए फोर्स हमारा है 20 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 2 मीटर, ठीक है, और वर्क कितना है 20 जूल। हमारा थीटा निकालना है कितना होगा। हम लोग W का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, F.D यानी कि FD cos थीटा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W तो हमारा दे दिया है कितना 20 जूल इक्वल टू F हमारा कितना दे दिया 20 न्यूटन। तो 20 बराबर 20 गुने D कितना है 2 और cos थीटा निकालना है। तो 20 से 20 कट गया तो cos थीटा हमारा कितना हो गया 1/2। cos थीटा भले 1/2 कब होता है, जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो। तो थीटा हो गया 60 डिग्री, यानी कि A नंबर ऑप्शन आंसर। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन आपको समझना है। विद्युत की खपत कितना होता है। विद्युत की खपत का फॉर्मूला होता है PhD फार्मूला। P का मतलब हो गया PhD फार्मूला, यानी कि पावर आवर डे, और इसको N से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कभी कभी आपको बोलेगा ना 10 बल्ब, 10 का मतलब N बल्ब, N मतलब कितना बल्ब जल रहा है 10 बल्ब जो है, और सब का पावर है 70 वाट मान लीजिए। तो वो पावर हो गया हर दिन 6 घंटा जलता है, तो 15 दिन में कितना विद्युत खर्चा करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी चीज़ है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो विद्युत का खपत आ जाएगा। इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी। ऑप्शन दे दिया है, तो विद्युत की खपत बता देते हैं। तो कितना लैंप है 10 लैंप है, तो N के बदले क्या हो गया 10, पावर कितना 10 वाट, तो पावर के बदले हो गया 100 वाट, ठीक है। उसके बाद कितना घंटा जलता है, तो 8 घंटा जलता है डेली, तो 8 हो गया। अब मासिक खर्च पूछ रहा है, मासिक मतलब कि 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी कि सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा वाट आवर। लेकिन हमारा यूनिट क्या होता है, बिजली का यूनिट होता है किलोवाट में। किलोवाट को 1 किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। और ये कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। बार बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वाट आएगा, तो 3 को 0 हटा देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा 240 किलोवाट, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया 240 किलोवाट, ये आपका 240 मात्रक, ये हो गया A नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। समझिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है P²/2m, ये था फार्मूला। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, P² के प्रोपोर्शनल है। हम बताए थे, एगो आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हाँ प्राइस बराबर कंजम्पशन, मतलब एगो इस तरह नहीं होता क्वेश्चन कि आपका डेली आप 40 खर्च करते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई भी A = B × C है, मान लीजिए A = B × C। अगर A में आपका X% का बढ़ोतरी हो रहा है और इसमें Y% का बढ़ोतरी हो रहा है, मान लीजिए A में X% इंक्रीज करा, Y में C में इसमें Y%, B में X% इंक्रीज करा, C में Y% इंक्रीज करा है। A कितना इंक्रीज करेगा, A करेगा आपका कितना इंक्रीज, देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिए X + Y + XY/100। ये फार्मूला होता है, ये इंक्रीज करने का फार्मूला है। डिक्रीज करने में क्या है, अगर ये X% डिक्रीज कर रहा है, ये Y% डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल कितना डिक्रीज करेगा X + Y - XY/100, इतना % वो डिक्रीज करेगा। तो ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग P² है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये टोटली P × P लिख सकते हैं। अब P में देखिए आपको 20% का इंक्रीज किया है, ये भी 20% हो गया। देखिए ये आपका 20% संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में, तो उसका गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो वो फार्मूला लगा देंगे X + Y + XY/100।
सॉरी इस पूरा में 100 नहीं होगा, सॉरी, x + y + xy/100 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा इसमें बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा, 20 + 20 + 20 × 20/100 इतना % का चेंज होगा, इंक्रीज होगा। कितना हो जाएगा, 20 20 40 + 4, ये देखिए 4 होगा ये, तो ये हो जाएगा 44%, और 44% हमारा कौन आंसर आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका तरीका है बनाने का। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। ठीक है, 80 kg का वस्तु है, उसको जैसे लिख लीजिए, मास क्या हो गया 80 kg, हाइट कितना है, हाइट है आपका 40 मीटर, जी तो 10 ही होता है, पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू हम यही होता है, और टाइम दे दिया है आपका 50 सेकंड। पावर का फॉर्म हम लोग को पावर पूछ रहा है, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बटा टाइम, या वर्क कितना हो जाएगा mgh बटा टाइम। m कितना है बताइए, m है हमारा 80, g है 10, h है 40 बटा टाइम कितना हो जाएगा 50। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, तो पावर कितना हो जाएगा हमारा 640 जूल पर सेकंड, या वाट इसी को बोलते हैं, 640 जूल पर सेकंड। आगे अगला है, 5 kg द्रव्यमान वाली बंदूक से -10 kg की गोली 500 मीटर पर सेकंड की गति से फायर की जाती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें समझिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, जो बंदूक का संवेग होगा पहले और बाद में वो सेम होगा, यानी कि बंदूक का संवेग और गोली का संवेग सेम होगा, गोली का संवेग के बराबर होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बंदूक का संवेग है 5 × v, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, तो 5 है बंदूक का मास और वेलोसिटी 10⁻²। गोली का कितना है, गोली का है 10⁻² × 500। देखिए समझिएगा, गोली 500 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से निकल रहा है, तो इसलिए 500 लिख दिए। गोली का वेट है इतना, बंदूक का वेट है 5, लेकिन बंदूक का वेलोसिटी निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 100 बार में, तो 100 × 10⁻² 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड हो गया क्या, बंदूक का। ये हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गोली की गतिज ऊर्जा और बंदूक की गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बंदूक का बटा काइनेटिक एनर्जी गोली का, ये पूछ रहा है। बंदूक का गतिज ऊर्जा दोनों में क्या अंतर है, क्या रेशियो है। ठीक है, गोली का बंदूक की ऊर्जा का अनुपात, ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं। बंदूक का क्या हो जाएगा, 1/2 × mv², मास बंदूक का 5 है और v है 1 का स्क्वायर, बटा 1/2 × गोली का मास है 10⁻², और स्पीड क्या है 500 × 500, हाफ कट गया, तो कितना हो जाएगा 5/100 × 500 × 500। इस 10⁻² को 1/100 लिख सकते हैं, इसीलिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 1/500। या इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा 2/1000, यानी कि ये रेशियो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3। ये हमारा देखिए, जो नीचे में जो 0 रहता है वो ऊपर जाता है तो माइनस में चला जाता है, 10/3 था नीचे में, ऊपर जाएगा -3 में हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। तो ये तो उसी वही बिजली वाला है क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत का खपत कितना हो जाएगा बताइए, विद्युत का खपत लिख लीजिए, कितना दिन जल रहा है तो 30 दिन, 30 हो गया। पावर कितना है 10, होता है ना NPHD,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 30 इंटू पावर हो गया 100, ठीक है, और प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाट आवर में आएगा। कितना हो जाएगा ये वाट आवर? 5 या 15,000 वाट आवर। अगर इसी को किलो वाट आवर में लिखेंगे तो 3 को 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 किलो वाट आवर, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 15 यूनिट। 15 यूनिट हमारा बिजली खपत हुआ। तो 1 यूनिट में खर्च हो रहा है 50 पैसा, 1 यूनिट में आपका 50 पैसा खर्च हो रहा है, तो कितना पैसा लगेगा? खर्च कितना हो जाएगा? 15 यूनिट इंटू 50 पैसा यानी कि 1/2 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 60.5 रुपया। 7.5 रुपया आपका बिजली खर्च होगा। लेकिन कहाँ 50 पैसा यूनिट है भाई? अभी तो 8 रुपये यूनिट है ना, 8 रुपये यूनिट है, या 10 रुपये यूनिट कहीं कहीं देता है, 9 रुपये 10 रुपये ऐसे देता है। सब जगह का यूनिट अलग अलग है। यदि 100 वाट के वाला बल्ब 100 वाट का 10 बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटा जलाया जाता है तो 15 दिन में विद्युत का कितना उपयोग किया जाएगा? समझिए, खपत विद्युत का फॉर्मूला क्या होता है? NPHD, ठीक है। N कितना मतलब कि कितना बल्ब है, तो 10 बल्ब है, 10 बल्ब है, N हो गया हमारा 10। कितना वाट है? पावर हो गया हमारा 100 वाट, ठीक है। कितना घंटा? 8 घंटा, 8 घंटा। कितना दिन? 15 दिन, डे 15 दिन। तो ये हो गया तुम्हारा वाट आवर में। तो मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 15 × 120 पे 3 को 0 वाट आवर। लेकिन 3 को 0 हटा देंगे 120 किलो वाट आवर। तो 120 यूनिट, इसी को क्या बोल देंगे? 120 यूनिट। ये 120 यूनिट हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। तो यही था हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर का लेक्चर। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को फैलाइएगा। धन्यवाद।